तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th के पी ब्लॉक की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विद रेफरेंस टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए, अब इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हम इस टेबल की हेल्प ले सकते हैं, जो कि डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी से लिया है। तो आप इसको अपनी बुक्स में भी देख के सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड को समझ सकते हैं। तो अगर हम वैलेंसी की बात करें तो ग्रुप 15 में 15 का मतलब क्या है? वैलेंसी पी ब्लॉक के लिए क्या होती है? जो ग्रुप नंबर है -10, तो 15 - 10, तो वैलेंसी क्या होगी? सबकी 5 होगी। ठीक है, तो 5 होगी यहाँ पर वैलेंसी। और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 15th ग्रुप की कितनी आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? ns2np3 के ns में 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो भरा हुआ है, और np में मतलब आउटर मोस्ट p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि p सब शेल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स में से, जो p की बात कर रहा हूँ मैं, p के 3 इलेक्ट्रॉन्स में से किसी एक को निकालना मुश्किल है, क्योंकि हाफ फिल्ड सब शेल ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 में कितनी होती हैं? देखिए, +5, +3, -3, ये 3 आपको नॉर्मली मिलेंगी। तो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती जाती है। मतलब नाइट्रोजन अगर +5 शो करता है तो फॉस्फोरस की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम होगी, आर्सेनिक की और कम होगी, एंटीमनी की और कम होगी। मतलब डाउन द ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती जाती है, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसकी बढ़ती जाती है स्टेबिलिटी। अब आप बोलेंगे कि लोअर तो सर -3 भी है। नहीं, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है जैसे कि +5, उससे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, क्योंकि हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आता है, मतलब 5 से 2 कम, तो +3 की बात। तो 3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है और 5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घट रही है। इसके अलावा नाइट्रोजन बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ठीक है, इट ऑल्सो शोज, ये +1 भी शो करता है, +2 भी करता है, +4 भी करता है, फिर फॉस्फोरस भी +1 और +4 शो करता है। ठीक है, तो आप लिखते हैं फॉस्फोरस ऑल्सो शोज +1 +4। तो ये इनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, पर जनरली आपको सबसे ज़्यादा कौन सी मिलेंगी? +5, +3 और -3। अब डाउन द ग्रुप बाकी प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती हैं, ये हम टेबल में यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, एटॉमिक नंबर पता है आपको, एटॉमिक मास पता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने सबकी लिख ली। अब आयनाइजेशन एनर्जी, देखिए डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, फॉस्फोरस की काफ़ी कम है, और देखिए यहाँ पर गैप कितना है? करीब करीब 400 का गैप है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1000 ले लें, इसको 1400 ले लें, तो 400 एनर्जी का 400 एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। जबकि नेक्स्ट में यहाँ पर डिफरेंस कितना है? ऑलमोस्ट 60-65 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ भी डिफरेंस कम है, यहाँ भी डिफरेंस कम है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ बहुत छोटा है। स्मॉल साइज़ की वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा ऐसा होता है, किसी भी ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है बाकियों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब जब भी आप देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो गैप होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, वो बहुत ज़्यादा होगा। उसके आगे वो गैप काफ़ी कम होता जाएगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी देखिए डाउन द ग्रुप कैसा हो रहा है? सीधा घटती जा रही है। 1402, 1012, 947, 834, 703 डिक्रीज करती जा रही है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, ये जो ग्रीन एरो दिया हुआ ना, ये वाला,
इसका मतलब है कि हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप IE क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज भी देख लेते हैं। देखिए कोवेलेंट रेडियस की यहाँ पर बात है, तो कोवेलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि नई शेल ऐड होती जाएंगी तो साइज बढ़ता जाएगा। तो कोवेलेंट रेडियस आप लिखते हैं एटॉमिक साइज, इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3, फिर 2.1, फिर 2.0, 1.9, 1.9। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बोल सकते हैं कि इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, और लास्ट में किसके लिए सेम है, एंटीमनी और बिस्मथ के लिए। तो एंटीमनी इज ऑलमोस्ट सेम एज बिस्मथ, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बड़ा आर्सेनिक तक, उसके बाद कम हुआ, तो आप लिख सकते हैं कि इंक्रीजेज अप टू आर्सेनिक देन डिक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, सिंपली इंक्रीज कर रहा है अप टू एंटीमनी तक, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजेज अप टू एंटीमनी देन डिक्रीजेज। और डेंसिटी डाउन द ग्रुप सिंपली इंक्रीज ही कर रही है। तो ये अगर आप याद कर लेंगे तो इस एक लाइन में हमने सारे के सारे मेजर प्रॉपर्टीज़ को समराइज कर दिया है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करता है। डाउन द ग्रुप +5 की स्टेबिलिटी कम होती जाती है और +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, वाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी फॉस्फोरस से डिफरेंट क्यों है। देखो, नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, N2 में। N2 में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है और इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 942 किलो जूल पर मोल। ठीक है, NCERT के अकॉर्डिंग देखें तो 941.4 है, तो आप इसको 942 किलो जूल पर मोल ले सकते हैं। तो ये बहुत हाई वैल्यू है। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से N2 को तोड़ना, इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, केमिकली ऑलमोस्ट इनर्ट रहता है, क्योंकि जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं नाइट्रोजन किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर नहीं पाएगा और इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी N2 इज केमिकली इनर्ट। ठीक है, या बोलते हो कि केमिकली लेस रिएक्टिव, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनर्ट होता है, बहुत सारे रिएक्शन में रिएक्ट भी करता है, तो आप बोलते हैं कि लेस रिएक्टिव होगा। फॉस्फोरस कैसे एग्जिस्ट करता है, P4 में। P4 में फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस होते हैं। ठीक है, और फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस उतना डिफिकल्ट नहीं है ब्रेक करना। ठीक है, तो अब सिंपल बोलते हो इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब ये ट्रिपल बॉन्ड फॉस्फोरस में क्यों नहीं बनता, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए वो दोनों एटम्स बहुत छोटे होने चाहिए, जो कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस उतना छोटा नहीं है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए स्मॉल साइज बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वही पाई बॉन्ड, मतलब अपने दूसरे एटम के साथ पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी फॉस्फोरस के पास नहीं है और डाउन द ग्रुप और बाकी एलिमेंट्स के पास भी नहीं है। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि फॉस्फोरस कांट फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ ड्यू टू बिगर साइज ऑफ इट्स एटम्स। ठीक है, और यहां पर लिखते हैं कि ड्यू टू स्मॉल साइज इट फॉर्म्स
पी पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो इतना मेंशन कर देंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी फॉस्फोरस से डिफरेंट क्यों है, या डायरेक्टली बोले कि कम क्यों है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब है डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी को रेफर करते हुए सारे पॉइंट्स देखने हैं। देखिए अब इनको समराइज करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ये सभी एलिमेंट, मतलब ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट हाइड्राइड बनाते हैं। मतलब फॉर्मूला EH3, जैसे कि नाइट्रोजन बनाएगा NH3, फॉस्फोरस का PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। अब जब आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, मतलब NH3 से BiH3 की तरफ जाएंगे, मतलब डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब N और H का बॉन्ड स्ट्रांग है, PH का बॉन्ड थोड़ा वीक है, ASH का और वीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे हाइड्राइड्स की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो बॉन्ड वीक होता जा रहा है। वीक होगा तो जल्दी टूट जाएगा तो इनकी जो स्टेबिलिटी है उसके बारे में क्या होगा, स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड जल्दी टूट रहा है। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस और बेसिसिटी वो भी डिक्रीज ही करती है। ठीक है, बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो सीधा सा हम इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी और बेसिसिटी। हाँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग SBH3 और BiH3 की बेसिसिटी ऑलमोस्ट बराबर है, बट स्टिल शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए कि बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी और बेसिसिटी ऑल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो क्या बनाते हैं हाइड्राइड्स, किस फॉर्मूले की, EH3, E मीन्स एलिमेंट। ठीक है, चाहे नाइट्रोजन लें या फॉस्फोरस लें। फिर ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी कैसी है। ऑक्सीजन के साथ ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, वन इज E2O3, अदर इज E2O5। देखिए जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन उतनी ही एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो E2O3 में 3 ऑक्सीजन है, E2O5 में 5 हैं, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो एक तो आप ये बोल सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन्स इन ऑक्सी एसिड्स मीन्स मोर एसिडिटी, या E2O5 में E की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये मोर एसिडिटी। E2O3 में E की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब लेस एसिडिटी। ठीक है, अब अगर हम E2O3 को कंपेयर करें तो N2O3 और P2O3 मिला के टिपिकली एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। AS2O3 और Sb2O3 दीज आर एम्फोटेरिक और Bi2O3 इज बेसिक। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जैसे हम जाएंगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो पहले एसिडिक से धीरे धीरे एम्फोटेरिक हुआ, एम्फोटेरिक से फिर लास्ट में बेसिक हो गया ऑक्साइड। अब नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ देखिए दो टाइप के कंपाउंड बनते हैं, एक तो ट्राई हैलाइड और एक पेंटा हैलाइड। ट्राई हैलाइड का मतलब EX3। ठीक है, यहां पर E की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, EX5 में E की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, मोर पोलराइजिंग कैरेक्टर। ज़्यादा पोलराइजिंग होगा तो ज़्यादा कोवेलेंट होगा, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो EX5 आर मोर कोवेलेंट। ठीक है, NX5 नहीं बनता क्योंकि नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि अगर 5 बॉन्ड बना लिए तो मतलब 5 बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10, मतलब ऑक्टेट एक्सीड कर जाएगा, तो नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं बनते, तो ये EX5 नहीं बनाता नाइट्रोजन। फिर जो EX3 बनाता है नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड्स, उनमें सिर्फ NF3 ही स्टेबल है, बाकी सभी अनस्टेबल हैं। NCl3, NBr3, Ni3 ये सभी अनस्टेबल हैं, सिर्फ नाइट्रोजन का NF3 ही स्टेबल है। और सभी ट्राई हैलाइड्स में, सभी में, ठीक है, सभी पूरे ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के ट्राई हैलाइड्स में सिर्फ BiF3 आयनिक है
और बाकी सारे प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट हैं। ठीक है ना। BiF3 क्यों आयनिक होगा? क्योंकि बिस्मथ मेटेलिक करैक्टर शो करता है और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बिस्मथ और फ्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, और एक यहाँ पर टिपिकल मेटल है बिस्मथ और दूसरा टिपिकल नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच बॉन्डिंग जो होती है वो आयनिक ही होती है प्रीडोमिनेंटली। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। मेटल्स के साथ ये बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। बाइनरी का मतलब दो एलिमेंट्स मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं बाइनरी। जैसे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड है, CO2 कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है। तो जब भी सिर्फ दो ही एलिमेंट मिक्स होते हैं उसको बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। तो मेटल्स के साथ, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं ये गेन करेंगे। तो यहाँ पर ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अब गेन करने वाले हैं और मेटल लूज करेगा। तो कैल्शियम के साथ Ca3N2। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -3, कैल्शियम की होगी +2, तो ये 2 चला जाएगा यहाँ, ये 3 आ जाएगा यहाँ। Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, वैसे Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड। सोडियम के केस में क्या आएगा? सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, आर्सेनिक की हो जाएगी -3, तो 3 चला जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा यहाँ, Na3S। और ध्यान रखना इसमें पुरानी जो NCERTs हैं उन्होंने Na3AS2 लिखा हुआ है, वो गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ Na3AS है, सोडियम आर्सेनाइड। फिर जिंक के केस में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और Sb के ले रहे हैं तो -3, तो 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा। जिंक एंटीमोनाइड, मैग्नीशियम बिस्मथाइड। ठीक है, तो ये सारा का सारा डिटेल आप डायरेक्टली NCERT से भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।